जय हिंद। देखिए, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी को लागू कर दिया था और इसके तहत देश में एक वस्तु एक कर की प्रणाली को अपनाई गई। अब इस वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जीएसटी क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसकी गणना कैसे की जाती है। आप अक्सर कहीं ना कहीं सुनते होंगे किसी वस्तु पर CGST लगता है, तो किसी पर SGST, तो किसी पर UTGST, तो किसी पर IGST लगता है। जीएसटी इन और जीएसटी एन में अंतर क्या होता है और रिटर्न जीएसटी क्या होता है। साथ ही इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि दुकानदार कैसे हमें इनपुट और आउटपुट जीएसटी को जोड़कर किसी वस्तु के बदले में हमें पैसे चार्ज करते हैं। तो चलिए इन सारे टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग बेहतर तरीक़ा से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हिंदुस्तान में जो राज्य ठीक से विकसित हुए हैं उनको विकास के अवसर तुरंत मिलते हैं, लेकिन जो राज्य पीछे रह गए हैं उनको वो अवसर तलाशने में बहुत दम गूंथना पड़ता है। उन राज्यों का कोई दोष नहीं है, प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। हमारा बिहार देखे, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश देखे, हमारा पश्चिम बंगाल देखे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के देखे, हमारा उड़ीसा देखे, संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से भरे पड़े हैं। लेकिन अगर उनको ये व्यवस्था, जब जिस एक कानून की व्यवस्था मिल जाएगी, मैं साफ देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा के विकास की में जो कुछ भी कमी रह गई है उसको पूरा करने का सबसे बड़ा अवसर इससे मिलने वाला है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों को विकास के समान अवसर प्राप्त होना, यह अपने आप में विकास के राह पर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। देखिए, हम आपको पिछले वीडियो में ये बता दिए थे कि सरकार हमसे टैक्स दो तरह से लेती है, एक डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वैसे होते हैं जब सरकार किसी व्यक्ति के, खास व्यक्ति के इनकम पर पैसे लेती है, यानी जब किसी व्यक्ति पर डायरेक्ट सरकार उसके इनकम के द्वारा पैसे ले लेती है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स वैसे होते हैं जब सरकार किसी व्यक्ति से डायरेक्ट न लेकर के इनडायरेक्टली उससे पैसे ले लेती है टैक्स के रूप में, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सपोज कीजिए, जब हम किसी वस्तु को खरीदते या बेचते हैं तो सरकार उस वस्तु के मूल्य पर पहले से पैसे जोड़ ली है टैक्स वाला, और जब ही हम उसको खरीदते या बेचते हैं सरकार को टैक्स मिल जाता है, तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल रूप से उस वीडियो में बता दिए थे कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स की शुरुआत कैसे की गई और कैसे कैसे टैक्स की गणना होती है, ब्लैक मनी क्या होता है, ये सारे हम एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पूरा कर दिए हैं। आप इस वीडियो के बाद से उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। चलिए वापस अपने हम टॉपिक पे आते हैं, जीएसटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जीएसटी की आवश्यकता हमें पड़ी ही क्यों है। अभी भी बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे जीएसटी लागू हुआ ही नहीं है, जैसे अमेरिका है जो फेडरल कंट्री है, वहाँ पे जीएसटी लागू नहीं हुआ है और अभी भी वो हम लोगों से इकोनॉमी उन लोग का बहुत आगे है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी उनमें लागू नहीं है तो उन बहुत पीछे हैं, हम लोगों से बहुत आगे हैं। विकसित देश में आता है, हम लोग विकसित देश में भी नहीं आते हैं। तो समझते हैं कि जीएसटी को हमें क्यों आवश्यकता पड़ी लागू करने की। देखिए, बहुत ऐसे रीज़न है इसका है, हम आपको एक बताते हैं मेन रीज़न, आप उसी को बस याद रखिएगा। हालांकि इसके रीज़न बहुत हैं। पहले जब 1999 के समय जीएसटी को शुरू किया गया था, 1999 के आसपास, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस समय जो है ना हमारे देश में जितने भी 2800 राज्य हैं, हर एक राज्य में जो है ना वैट रेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ये हर एक राज्य में अलग अलग हुआ करता था। यानी किसी राज्य में वैट रेट अधिक होता था तो किसी में कम होता था, सेम वस्तु के प्राइस पर। अब वैट रेट क्या है, तो आप शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु के मूल्य पर दुकानदार उसको अपना प्रॉफिट जोड़ करके कस्टमर को बेचता है तो उसे हम लोग वैट कहते हैं, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। और जब उस पर जो है ना गवर्नमेंट को टैक्स मारती है, यानी जब कोई दुकानदार जो है ना किसी कस्टमर से, जैसे सपोज कीजिए किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है और दुकानदार उसको जो है ना 20 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ के और कस्टमर को 120 रुपये में बेच दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स मारेगी कि तूने वस्तु के वैल्यू को बढ़ाया, यानी वस्तु के रेट को बढ़ा के बेचा है, टैक्स दो, जिसे हम लोग वैट के नाम से जानते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। आप कहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको वैट के बारे में पूरा डिटेल से बता देंगे कि जब यह वैट की प्रणाली आई थी ना तो दुकानदार पूरा इसको जो है ना अच्छे से विरोध प्रदर्शन किए थे, क्योंकि उनका प्रॉफिट जो है ना टैक्स के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता था। तो आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको जानना है, तो वैट के बारे में एक सेपरेट वीडियो ला देंगे। चलिए हम लोग टॉपिक पे समझते हैं। तो हर एक राज्य में वैट जो था ना वो अलग अलग था।
अब नतीजा ये होता था, जैसे सपोज कीजिए आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि मान के चलते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने जो है ना अपना वैट रेट को कम कर लिया और बिहार ने जो अपने वैट रेट को बढ़ा लिया। अब नतीजा इसका ये होगा कि कोई एक वस्तु है, मान के चलते हैं कि टाटा का कोई कार है। अब वो कार जो है ना यूपी में जो है ना थोड़ा सस्ती बिकेगी क्योंकि यहाँ पे वैट रेट कम है, और वही कार का प्राइस जो है ना बिहार में ज़्यादा हो जाएगा, महंगी बिकेगी क्योंकि यहाँ का वैट रेट जो है ज़्यादा है। अब नतीजा इसका ये होता था कि कंपनियां सारे उसी राज्य में चली जाती थी जिस राज्य में वैट रेट कम होता था, क्योंकि उनको उस वस्तु पे ज़्यादा प्रॉफिट होते थे। और जिस राज्य में वैट रेट अधिक होता था वहाँ पे कंपनियां कोई जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे वस्तु महंगे बिकते थे तो कंपनी को प्रॉफिट भी कम होता था। तो आप ज़रा सोचिए इस हिसाब से होगा क्या, तो जिसमें कंपनी ज़्यादा लगेगी जिस राज्य में, वहाँ का विकास दर बहुत तेज़ी हो जाएगा। और जिस राज्य में जो है ना वैट रेट को बढ़ा के बैठे हैं वहाँ पे कंपनी जाएगी नहीं कोई, तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा नहीं, वहाँ पे विकास होगा नहीं, और वो राज्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा विकास के मामले में। इस हिसाब से एक तरह से विभिन्नता आ गई, कोई राज्य ज़्यादा विकसित, कोई राज्य पिछड़ा ही रह गया। तो सेंट्रल में बैठे सरकार ने दिमाग लगाया कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि जो है ना हर एक राज्य का जो है ना विकास एक बराबर हो जाए और सबका वैट रेट भी कम हो। इसके लिए जो है ना इन्होंने दिमाग लगाया कि आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जो हर एक राज्य को किसी को विकास में आगे कर रहा है तो किसी को पीछे कर रहा है। तो दिमाग लगा कि अरे वैट रेट। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस वैट रेट को हम लोग ना थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा इसमें कुछ कमी किया जाए, मतलब इसको चेंज किया जाए ताकि वैट रेट को हम लोग बदलें। इसके लिए उन्होंने जो है ना वैट रेट पे ऊपर ना एक और टैक्स लाया जिसका नाम है GST। हालांकि वैट रेट खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। GST की गणना जो है ना वैट रेट पर ही होती है, उसका वैल्यू एडेड टैक्स यानी जो वस्तु का मेन मूल्य है, जो वैल्यू बढ़ा हुआ है उसी पर हम लोग GST को काउंट करते हैं। GST वैट रेट खत्म नहीं हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि हम लोग एक ऐसा टैक्स लाते हैं जो हर एक राज्य में जो है ना एक वस्तु के लिए एक समान टैक्स लगेगा। तो जिसके लिए लाया गया GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जरा सोचिए, दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप सामान खरीदेंगे या बेचेंगे या कोई सर्विस होगा। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो वस्तु होगा नहीं तो सर्विस होगा। जैसे मान के चले कि हम चीनी, प्याज, आटा, चावल, घी, नमक, तेल खरीदते हैं, ये सारे क्या हैं, वस्तु हैं जिसके बदले सरकार को टैक्स जाता है। और ऐसा भी होता है कि हम पैसे दें लेकिन हमको बदले में कोई सामान मिले नहीं। जैसे आप जाते हैं सैलून में, तो सैलून में क्या करते हैं कि जाके पैसा दे देते हैं, कहते हैं कि हमारा ऐसे हनी सिंह या जो भी कटिंग है हमको काट दो। तो वो क्या करता है, कैंची से ऐसे बाल को कुतर लेता है मशीन वगैरह से लगा करके। तो वो बदले में हमको कुछ पैसा, कुछ हमको वस्तु नहीं दिया और हमको उसको पैसा देना पड़ा। तो उन्होंने सर्विस किया। आप जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो जाता है किसी ट्यूशन में पढ़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो टीचर क्या करते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं, मंथली फी, ट्यूशन फी, बच्चा दे भी देता है। और टीचर बोलते हैं कि बाबू आके क्लास में बैठ जाओ और हम टाइम से आओ, हम पढ़ाते हैं, अपना पढ़ते रहो। बच्चे को टीचर ने कुछ भी नहीं दिया लेकिन केवल सर्विस किए, यानी उसको पढ़ाया, उसको किसी टॉपिक को समझाया, ये होता है सर्विस। तो दुनिया में दो ही चीज़ होता है, या तो वस्तु नहीं तो सर्विस। अब ये जो है ना GST को लागू किया गया, जिसके तहत जो है ना पूरे राज्य में एक वस्तु के लिए एक कर की प्रणाली को अपना दी गई। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि सारे राज्यों का जो है ना विकास एक समान होने लगा और किसी कंपनी को ये सोचना नहीं पड़ता था कि हम किस राज्य में जाके अपनी कंपनी को बैठाएं। अब सब पे तो सेम हो गया, सब पे टैक्स सेम है, तो किसी भी राज्य में जाए कंपनी अपना सुविधा देखे कि हमको कहाँ पे लड़के वगैरह सब ठीक ठाक है और कहाँ हमको ज़्यादा सुविधा मिलता है, वहाँ पे जाकर अपना प्लांट को बैठाए, अपना प्रोडक्शन करे, जिसके लिए GST को लागू किया गया। चलिए हम लोग GST से और आगे टॉपिक समझते हैं, इसमें छोटी छोटी बातें। GST का पूरा नाम समझ लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर। ये जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स के बदले जो है ना लागू किया गया था, यानी GST को लागू किया गया, वो इनडायरेक्टली टैक्स को हटा करके और उस पर GST को लागू कर दिया गया। और उसी इनडायरेक्टली टैक्स में वैट भी आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार जो है ना वस्तु पे लेती है, उसके वैल्यू पर बढ़ते हुए वैल्यू पर वैट को लेती है। तो इनडायरेक्टली टैक्स में भी क्या होता है, वैट ही आता है। हालांकि वैट खत्म नहीं हुआ है, आई रिपीट, वैट खत्म नहीं हुआ है। तो ये अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्टली टैक्स के बदले जो है ना GST को लागू किया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जब भी कोई सरकार देश में जो है कोई विधेयक यानी कोई कानून को पास कराती है, तो उसको स्वाभाविक सी बात है कि संसद भवन के दोनों सदनों में पास करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से। लोकसभा राज्यसभा जब उसको पास कर दी तो फाइनली जो है ना राष्ट्रपति के सिग्नेचर से उस विधेयक को देश पर लागू कर दिया जाता है। और जब देश पर लागू करेंगे तो संविधान में तो जाके लिखना पड़ेगा, उससे संबंधित चेक करेंगे कि आर्टिकल कौन सा है,
और उस आर्टिकल में आपको जाके लिखना पड़ेगा या संशोधन करना पड़ेगा कि हमने इस डेट को इतने मत से यह कानून को पास किया, देश में लागू किया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी को जो है ना कितने बिल के तहत जो है ना इसको लाया गया था। अब समझते हैं थोड़ा सा ये बिल क्या है। देखिए, जब भी कोई देश जो है ना कोई कानून को लाती है और संसद भवन में पास करना चाहती है, तो वो कानून को लाई तो उसका एक नंबरिंग होगा और उस कानून का एक नाम भी होगा कि हाँ ये नंबर कानून है और उसका एक कॉमन नाम ये है। तो जब भी किसी कानून को जो है ना संसद भवन में लाया जाता है पास कराने के लिए या उस पर विचार परामर्श करने के लिए, तो उसे हम लोग बिल के नाम से जानते हैं। अब ये बात अलग है कि वो कानून संसद भवन पास करती है या उसको रिजेक्ट करती है, वो तो डिपेंड करता है संसद भवन के ऊपर, डिपेंड करता है दोनों सदनों के ऊपर। लेकिन सरकार ने तो प्रयास किया और उसको लाना चाहिए, संसद ने भले उसको पास नहीं किया, वो बात अलग है। तो उसको हम लोग बिल के नाम से जानते हैं। तो बिल इसका कितना नंबर था? 122वां नंबर बिल था ये जीएसटी। इसी के तहत अरुण जेटली जो नरेंद्र मोदी के समय में जो वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली, वो जो है ना इस जीएसटी को बिल के समय 122वां बिल के तहत लाए थे। अब जब जो है ना इसको पास कर दिया गया, हालांकि इसको पास कर ही दिया गया, लागू हो गया है, तो जब इसको पास किया गया तो फिर जाके आपको संविधान में लिखना पड़ेगा ना कि जाके हम इतना इसको इस वाला विधेयक को पास किए हैं, तो इसको जाके संशोधन करके संविधान में लिखा गया, 121वां संशोधन हुआ। और जब 101वां संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब संशोधन हुआ तो आपने किसी न किसी आर्टिकल में तो चेंजिंग किया होगा, और उसी आर्टिकल में आप चेंजिंग कर सकते हैं जिस आर्टिकल में पहले से इससे संबंधित कोई बातें लिखी हुई है। तो हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 269 यानी 269 में पहले से टैक्स संबंधी बातें लिखी हुई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कैसे टैक्सों का बंटवारा होगा। तो जब जीएसटी को लागू किया गया तो आर्टिकल 269 यानी 269 में जाकर के और उसमें संशोधन किया गया, 101वां संशोधन। और जब भी किसी आर्टिकल में संशोधन किया जाता है तो उस आर्टिकल में ABCD करके जोड़ा जाता है, जिसे हम लोग सब आर्टिकल के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उस आर्टिकल को हटा करके उस बात को काट करके और नया वाला जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। संशोधन का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल ढांचा वही रहेगा जो पहले से है। तो आर्टिकल 269A के तहत जो है ना जीएसटी को बातें को लिखी गई। अब इसका कोई ना कोई तो देख रेख करने वाला कमेटी भी तो चाहिए जो जीएसटी संबंधी सारे बातों को, फैसले को ले या निरस्त करे, उसको देख रेख करे। तो इसके लिए एक काउंसिल होता है, कमीशन, जो आर्टिकल 279A में लिखा हुआ है। तो जीएसटी संबंधी जितने भी फैसले लेने होते हैं उसकी चर्चा भारत के संविधान आर्टिकल 279A में की गई है। अब यहाँ पे जो है ना मेंबर्स होते हैं, 33 मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल में। और 33 मेंबर्स आते कहाँ से हैं? तो देखिए सिंपल सा है कि 28 हमारे राज्य हैं, तो 28 राज्य का हर एक राज्य का वित्त मंत्री जाएंगे, तो 28 को हो गए पहले मेंबर इसमें। और 3 जो है हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर है, पांडुचेरी है और दिल्ली है। इन तीनों का एक एक जो है ना राज्य का वित्त मंत्री जाएंगे यूनियन टेरिटरी का। तो 28 और 3 मिलकर कितना हो गए? 31 यानी 31। और 2 हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वित्त मंत्री, जैसे एक तो अध्यक्ष ही हो गए निर्मला सीतारमण जी, और एक और होते हैं। तो 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 3 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के, और 28 हमारे राज्यों के वित्त मंत्री। ये टोटल मिलके 33 इसमें मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल में, जो जीएसटी संबंधी फैसले को लेते हैं। अब इसे क्वेश्चन कहेगा कि सबसे पहले किस देश ने जो है ना जीएसटी को लागू किया? तो फ्रांस। लेकिन कहेगा कि भारत में सबसे पहले जीएसटी को अपनाने वाला राज्य कौन था? तो असम। और सबसे देरी से किसने अपनाया? जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है ना बवाल चल रहा है ना, 370 हटा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर भी अपनाया। क्वेश्चन कहेगा कि सबसे पहले जीएसटी की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो विजय केलकर, याद रखिएगा, विजय केलकर समिति के द्वारा 2002 में इन्होंने सिफारिश की थी और उसके तहत जीएसटी को लागू किया गया। 12वें वित्त आयोग के तहत जो है ना इसको समिति को लाया गया था, केलकर आयोग यानी विजय केलकर। अब इसके समझते हैं टाइप्स कितने होते हैं जीएसटी के। देखिए सिंपल सा है, जीएसटी के जो है ना 4 टाइप्स हैं, आपको हम शुरू में बता दिए हैं। CGST, SGST, UTGST, IGST, ये 4 टाइप्स हैं जीएसटी के। इनका फुल फॉर्म भी बहुत ईजी है। CGST मतलब कि C फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST मतलब कि S फॉर स्टेट्स, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UTGST मतलब कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ITGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।